हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से कंसिस्टेंटली पूछ रहे थे कि सर जो यूपीएससी के द्वारा मेंस में आंसर शीट्स को चेक किया जाता है उनमें क्या प्रोसेस लिया जाता है, किस तरह से उनमें ना सब्जेक्टिविटी कैसे होती है, उसको कैसे ठीक करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इनफैक्ट आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन आया था उसमें यूपीएससी ने क्या बोला था उसके रिगार्डिंग मेरे साथ जो जजमेंट है शेयर किया। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ये जजमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, राइट। और इस पर्टिकुलर जजमेंट की पीडीएफ ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, तो अगर आप इस पूरी जजमेंट को पढ़ना चाहो तो वो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे रेलेवेंट लगे, वो रेलेवेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज डिस्कस करेंगे। कुछ अगर आपको लगता है कि ना मैंने कुछ मिस कर दिया गलती से कोई पॉइंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए ताकि हमारी बाकी की कम्युनिटी भी उससे हेल्पफुल हो पाए, ठीक है ना। एक्चुअली में 12-13 पेजेस का जजमेंट है, तो काफ़ी लंबा जजमेंट है, तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें काफ़ी मैंशनड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए आज डिस्कस करूँगा। देखो, एक चीज़ ना जो है कि किस तरह का प्रोसेस क्या है एवेल्यूएशन का प्रोसेस। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अक्सर ऐसा लगता है कि मतलब कि मान लीजिए आप अच्छा आंसर लिख के आए और हो सकता है कि आपको उस हिसाब से मार्क्स मेंस में नहीं मिले। ये मेजर एक ना कंसर्न हमेशा स्टूडेंट्स का रहता है। तो यूपीएससी ने जो इस चीज़ में अपना बोला है कि किस तरह से उनका प्रोसेस होता है, आई होप ये प्रोसेस आपको समझने के बाद ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो, प्रोसेस में क्या बोला गया है कि एक होता है, देखो, हेड एग्जामिनर, ठीक है। यानी कि मान लो कि ना एक हेड बंदा होता है, तो जो हेड एग्जामिनर है वो सबसे पहले आता है और एक तरह से वो चेक करते हैं क्या कि जो आंसर बुक्स हैं वो रेंडमली डिफरेंट एग्जामिनर्स को अलॉट हुई हैं या नहीं हुई हैं, और साथ ही साथ वो किस तरह से अलॉट होंगी, वहाँ पे कोडिफिकेशन होगी फिक्टिशियस नंबर्स की। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ना आप अगर जिन्होंने मेंस दिया है आपको पता है कि आपको रोल नंबर लिखना होता है उसके ऊपर, पर जब वो पर्टिकुलर शीट मान लीजिए एग्जामिनर के पास जाती है ना, तो एग्जामिनर को रोल नंबर नहीं पता होता आपकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। एक सिंपल ना कोई XYZ रोल नंबर दे दिया जाता है जो कि आपका रोल नंबर है नहीं, पर कोडिंग उसकी इस हिसाब से करी गई है कि वो आपके साथ मैप हो जाए, ठीक है ना। देखो, टेक्निकल नहीं जाना, जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है वो इसको मतलब एक तरह से हैश फंक्शन जिसको बोलते हैं ना कि एक तरह की कोडिंग कर दी गई है आपके लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रखी है। तो वो चीज़ हेड एग्जामिनर के पास होती है। फिर इसके बाद जब ये चीज़ होती है ना, उसके बाद क्या होती है, एग्जामिनर्स की मीटिंग। देखो, एक तो है हेड एग्जामिनर, फिर इसके नीचे होंगे बहुत सारे अदर एग्जामिनर या एडिशनल एग्जामिनर, मान लो 4-5 लोग जो एक्चुअल में आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो इन सभी की होती है मीटिंग, हेड एग्जामिनर विद ऑल द अदर एग्जामिनर्स। तो ये मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि किस तरह का हमारा असेसमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होगा, क्या हमारा एवेल्युएशन का यार्डस्टिक्स क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यार्डस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि बंदे ने अच्छे से प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही आंसर कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं उस आंसर के रिगार्डिंग उनको फॉलो करें या नहीं करे हुए। देखो, ये ऐसा यूपीएससी नहीं बोल रहा, ये तो मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। तो इस तरह से यूपीएससी के कुछ ना अपने असेसमेंट स्टैंडर्ड्स होंगे कि अच्छा अगर एस्पिरेंट ने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो, या फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया है तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं किया तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह की कुछ यार्ड स्टिक्स पे डिस्कशन होती है और फिर एक फाइनल नंबर पे वो एग्री कर जाते हैं। अब जब इस तरह से हो जाता है, फिर क्या करता है, फिर होता है क्या कि हर एग्जामिनर कुछ रैंडम आंसर बुकलेट्स को मतलब एक तरह से चेक किया जाता है। हेड मतलब फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, हेड एग्जामिनर ने ना कुछ ऐसी कॉपीज होती हैं जिनको ऑलरेडी चेक कर लिया होता है, और फिर वही सेम कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है। यानी कि मान लो जो हेड वाला एग्जामिनर ना, उन्होंने कुछ कॉपीज को चेक किया, फिर जो एडिशनल एग्जामिनर है वो सेम उसी कॉपी को चेक करेंगे। अब बाद में ना दोनों का देखा जाएगा, क्या जितने मार्क्स हेड एग्जामिनर ने दिए आपकी कॉपी को, क्या एडिशनल एग्जामिनर ने भी उतने ही मार्क्स दिए या नहीं दिए। तो ये चीज़ चेक करी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी हो जाती है ना कि आप अच्छा आंसर क्या है, अच्छे आंसर 10 में से 6 मार्क्स हैं या 10 में से 5 मार्क्स हैं। तो इस वजह से हेड एग्जामिनर ने जो एक बार चीज़ चेक करी, वो एडिशनल एग्जामिनर भी उसी कॉपी को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे दोनों के मार्क्स को कंपेयर किया जाता है। अब अगर तो मार्क्स आ जाते हैं ठीक, तो यानी कि फिर ये एडिशनल एग्जामिनर को समझ आ गया है कि चेकिंग कैसे करनी है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्या यार्डस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाती है। और साथ ही साथ इसके साथ ही होता है एक स्क्रूटनी स्टाफ। स्क्रूटनी स्टाफ में कुछ मतलब अलग से लोग होंगे जो चेक करते हैं कि कहीं कुछ टोटल में कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई, कि प्लस माइनस करते हुए टोटल मार्क्स में तो नहीं गड़बड़ी होगी, कोई मैथ्स का एरर तो नहीं हो गया, कोई ऐसा पोर्शन तो नहीं है जो चेक ही नहीं कर रहा हो, कोई अनअवैल्यूएटेड पोर्शन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्क्रूटनी स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो
उसके बाद क्या हुआ, फिर हेड एग्जामिनर जो है वो सभी एडिशनल एग्जामिनर्स को वापस से मिलता है और फिर चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को कंपैरिजन करने के लिए कि क्या जो मार्क्स अवेलेबल दिए गए हैं वो ठीक है या नहीं है, एंड उसके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, रिकन्सिलिएशन, रिकैलिब्रेशन, कि कुछ चेंजेस करने हो स्टैंडर्ड्स में वो किए जाते हैं। और एक बार ये सेट हो गए फिर वो यूनिफॉर्म रखे जाते हैं। पर यूपीएससी ने देखो बहुत ही बोला हुआ है कि हालांकि हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि कोई सब्जेक्टिविटी ना हो, सब लोग अगर सिमिलर आंसर पढ़ रहे हैं तो सिमिलर मार्क्स दें, पर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रैक्टिस में हालांकि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जामिनर फिर भी कुछ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या कुछ लिबरल हो जाते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस उनको समझा दिया गया एग्जामिनर्स को कि कैसे आपको चेकिंग करनी है, किस पर्टिकुलर चीज़ के कितने मार्क्स देने हैं, पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ एग्जामिनर बहुत ही लीनियंटली चेक करते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। तो आप तो सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बायस्ड हो गया, एग्जामिनर के बेसिस पे हो गया, बट द आंसर इज नो। यहाँ पे यूपीएससी ने फिर बोला है क्या कि फिर से हम यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए पता क्या बोलते हैं, एडिशनल द हेड एग्जामिनर री एग्जामिन्स। यहाँ देखो क्या हुआ है कि एडिशनल एग्जामिनर ने ना एक बार आपकी कॉपी चेक कर ली, वो वापस से हेड एग्जामिनर के पास जाएगी और हेड एग्जामिनर अब चेक करेगा उनमें से कुछ कॉपीज, यहाँ लिखा ना सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज। मान लो जैसे एक एग्जामिनर जो था, एडिशनल एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ, इसने 10 कॉपीज को चेक किया। अब हो सकता है जो हेड एग्जामिनर हो ना वो इनमें से कोई एक कॉपी उठाए और देखे कि क्या ये जो एडिशनल एग्जामिनर था इसने उसी हिसाब से इनको नंबर दिए हुए हैं या फिर नहीं दिए हुए। और अगर यहाँ पे हेड एग्जामिनर को कोई गड़बड़ मिलती है ना कि एडिशनल एग्जामिनर ने वो वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जो एक्चुअल में इसको करने चाहिए थे, तब फिर दोबारा से इस चीज़ को किया जाता है। कैसे? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो देखो वहां पर किया जाता है सबका अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स रिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, एडिशनल एग्जामिनर ने मान लो मार्क्स दिए आपको 70, ठीक है जी, बट हेड एग्जामिनर ने जब चेक किया इसको लगा कि मार्क्स भैया 90 आने चाहिए थे आपके, ठीक है। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी पता क्या हो सकती है, ये मान लो कि जैसे देख रहे हो कि ये परसेंटेज में देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये नियरली 20 मार्क्स ज़्यादा है तो नियरली 29% के आसपास ज़्यादा है। तो हो सकता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स हों जो इस एग्जामिनर ने चेक किए, या तो वो भी सिमिलर तरीके से उनको बढ़ा दिया जाए, या तो ये चीज़ हो सकती है। देखो लिखा ना क्वांटम ऑफ मॉडरेशन टू बी अप्लाइड, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि यही होगा, मतलब कुछ इस तरह से अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवीजन करी जाती है। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो यूपीएससी ने नहीं दिया हुआ, बट पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि यही लॉजिक थोड़ा सा हो सकता है, या कुछ मार्क्स उनको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा हो सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मार्क्स में ज़्यादा ही गड़बड़ आए, कि मान लो जैसे इसके 70 हैं और एडिशनल हेड एग्जामिनर को लगता है कि नहीं भैया 110 आने चाहिए थे, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा हो गया ना दोनों मार्क्स में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो पेपर इसने चेक किए ना इसको बोला जाएगा कि भैया आप हटो, यहाँ पर जो आप कॉपीज़ हैं ये कोई और नया बंदा अब चेक करेगा, इनको एक और नए एडिशनल एग्जामिनर को चेक करने को दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये चीज़ पूरा प्रोसेस होता है। समझ आया? हुआ क्या, पहले हेड एग्जामिनर ने एडिशनल एग्जामिनर्स के साथ पूरा डिस्कशन किया, स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज किया, उसके साथ डिस्कस किया कि अच्छा ऐसा चीज़ है तो इसको ऐसे देना है मार्क्स। फिर उनको फर्दर ये चीज़ होती है कि उनमें से एक रैंडम कॉपी उनको दी जाती है, वो रैंडम कॉपी को कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद वो सारी कॉपीज़ को चेक करते हैं, फिर इन दी एंड जो होता है हमारे हिंदी एंड हेड एग्जामिनर दोबारा से उसको चेक करता है कि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं हुए। तो काफ़ी हद तक ना देखो जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्होंने बताए हैं उस हिसाब से तो ऐसा हम मान के काफ़ी हद तक चल सकते हैं कि शायद जो हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ना कि अगर आप सेम आंसर लिखो, एक बंदा कुछ और मार्क्स दे रहा है दूसरा आपको और दे रहा है, ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में होने के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी देखो इसी तरह का फिर वही प्रोसेस है, इंटर एग्जामिनर मॉडरेशन वगैरह करी जाती है। एंड बाकी जो हमारे ऑप्शनल के बारे में भी ना इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि ऑप्शनल में भी ये चीज़ इंश्योर करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बता रखा है कि जैसे हो सकता है जैसे मान लो कि सोशियोलॉजी और मैथ्स है, मान लो इनएविटेबली डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, किसी साल पेपर टफ आ गया, किसी का हो सकता है कि सोशियोलॉजी अचानक से बहुत टफ आ गया, मैथ्स बहुत ईजी आ गया। तो क्या ऐसा होगा कि मैथ्स वालों को एक मतलब ना अनफेयर एडवांटेज मिल गया? द आंसर इज नो। जैसा यूपीएससी यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पर भी हम इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन करने की कोशिश करते हैं एंड उस हिसाब से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। तो जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 270 मार्क्स सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि उसको एग्जाम में असल में 270 मार्क्स ही आए हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ अपवर्ड या डाउनवर्ड मॉडरेशन यूपीएससी के द्वारा किया गया हो, ताकि इंश्योर क्या किया जा पाए, ये लिखा है ना, टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है ना, ये क्लियरली लिखा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं देखो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो नहीं हमें पता कि कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे किस तरह से हो रहा है, पर ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ हम करते हैं, मॉडरेशन, इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन को रिड्यूस यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टैटिस्टिक्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन विद फुल एनोनिमिटी। तो देखो प्रोसेस क्या है एग्जैक्ट, किस हिसाब से कितने परसेंटेज ऊपर करना है, किस तरह से परसेंटेज मॉडरेशन करना है वो नहीं पता, बट इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो फिर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर जाके आप कराते हैं फाइनल अवार्ड। जो भी आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं ना, कि जैसे GS1 में मान लो आपके 93 मार्क्स आए, वो होता है फाइनल अवार्ड। उसके पीछे का पूरा प्रोसेस होता है कि कितनी बार हेड एग्जामिनर ने क्या चेक किया, एडिशनल एग्जामिनर ने क्या चेक किया, फिर वापस से उसने हेड एग्जामिनर के साथ डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको जो 93 दिखते हैं, इसके पीछे का इतना लंबा सारा प्रोसेस है। ठीक है जी, और एक बार ये 93 आपको दे दिए गए, फिर जो जितनी पुरानी चीज़ें थी उनको हटा दिया जाता है। मतलब उनको फिर कि आपको पहली स्टेज में इतने मार्क्स थे, एडिशनल एग्जामिनर ने कम चेक किया, ज़्यादा चेक किया, वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। इन दी एंड आपको मैटर क्या करता है, ये 93 मार्क्स। अब इस पर्टिकुलर देखो RTI में और भी चीज़ें पूछी गई थी कि जैसे आप बच्चों को मतलब वैल्यूएटेड आंसर बुक्स क्यों नहीं दिखाते, तो हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि अगर हम ये चीज़ें बताने लग जाएं, उनको कॉपीज़ देने लग जाएं, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कि एक बार एडिशनल एग्जामिनर का डिस्कशन होता है, फिर पहली स्टेज पे मार्क्स आए, फिर वो चेक किया गया क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, तो पूरे की पूरी जो सिस्टम है ना, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसकी जो इंटीग्रिटी है उस पर नेगेटिव इंप्लीकेशन हो सकती हैं। उसके अलावा देखो ये भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा भी 7-8 और प्रॉब्लम्स बता रखी हैं UPSC के द्वारा कि हम आंसर बुक्स को क्यों नहीं दिखाना चाहते कैंडिडेट्स को। उन रीजंस के पीछे देखो हमें नहीं जाना, मैं मेजरली आपको बताना क्या चाह रहा था कि UPSC का क्या प्रोसेस क्या होता है जब इस आंसर बुक्स को चेक किया जाता है। तो आई होप आप काफ़ी हद तक ना, मतलब जो UPSC ने आंसर दिया है उस हिसाब से कन्विंस हो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, कि कोई ख़राब आंसर लिख के आ रहा है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जो अच्छे आंसर लिख रहा है उसके ख़राब मार्क्स आ रहे हैं। तो मोस्टली देखो जो प्रोसेस है उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं हमें क्या ज़रूरत है, हमें अपनी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी कर लेनी है कि अगर माइनर थोड़ा बहुत ना, अगर फिर भी इतना प्रोसेस इतना है ना, इतना एलैबोरेटेड प्रोसेस बनाने के बाद भी UPSC कुछ अगर तब भी कुछ स्कोप रहता है, हम उस चीज़ को तब भी अवॉइड करें। अगर देखो हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो एग्जामिनर चाहे लीनियंट हो चाहे स्ट्रिक्ट हो, तब भी देखो वो हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं कट कर पाएगा। और कंसिडरिंग बाद में जो बताया है कि हेड एग्जामिनर एडिशनल एग्जामिनर से दोबारा डिस्कशन करेगा एंड चेक करेगा, तो वहाँ पर अगर हमने अच्छे आंसर्स लिखे हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे मार्क्स अवॉर्ड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा थोड़ा कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। देखो मैं मानता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, अगर देखो नहीं भी समझ आया, पॉइंट सिर्फ ये था कि ये चीज़ जो सब्जेक्टिविटी हमें लगता है उतनी सब्जेक्टिविटी इस प्रोसेस में नहीं है। काफ़ी हद तक ना UPSC ने कोशिश करी हुई है कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे इवन मेंस के एग्जाम्स के अंदर भी। मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ, अगर कोई आप में से स्टूडेंट है जिसको लगता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि बाकी और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।